Hi everyone, welcome to Mission Board Exam 2021. My name is Priya Anand and let's start with our new chapter that is accounting ratios. And in this video, I am going to revise the whole chapter. So stay tuned as I am going to give you some tricks to remember all the formulas, or I would say most of the formulas covered in accounting ratios. So let's get started with our first ratio, that is liquidity ratio. Now liquidity ratio सबसे पहली चीज क्या कहती है? It tells us about short term financial soundness of any company, कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है शॉर्ट टर्म में, लाइक 3, 4, 5, 7 साल की, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बताती है. दिस रेशियो इज बेसिकली फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ एनी कंपनी. इसमें वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेशियोज. नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 लिक्विड रेशियो. So I will first discuss with you all current ratio. करंट का ही बता रही है. इट मीन्स करेंटली कंपनी क्या करने वाली है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में ये करंट रेशियो बताती है. एंड द फॉर्मूला सेज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. सो नंबर 1 इट टेल्स अस कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है शॉर्ट टर्म के लिए, और आई वुड से कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स अवेलेबल है हमारी ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए, लाइक हमारी लाइबिलिटीज मीट करने के लिए. तभी मैंने इस रेशियो में बात करी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. तो आइडियल रेशियो क्या होनी चाहिए? 2:1. इसका मतलब है कि जितनी हमारी करंट लाइबिलिटीज है उसके ट्वाइस करंट एसेट्स होने चाहिए, तभी हम अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर पाएंगे इन आवर नियर फ्यूचर. सो द आइडियल रेशियो इज 2:1 एंड द हायर रेशियो इज बेटर. एंड करंट एसेट्स आपको पता ही है, जो भी हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जितने भी हैं, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, वो सब चीज़ें हमारे करंट एसेट्स में आती हैं. करंट लायबिलिटीज़ ऑल्सो यू ऑल नो, जो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, these all are included in current liabilities. So basically current assets upon current liabilities is current ratio. So when I talk about liquid ratio, it also means क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो. अब यहाँ पे लिक्विड वर्ड आ गया है, सो दैट इज वाई आई विल यूज द फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. लिक्विड एसेट्स मीन्स जो एसेट्स बहुत जल्दी ही लिक्विड में करंट कन्वर्ट हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, हमारे बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, कुछ डिपॉजिट्स हैं बैंक में. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड एसेट्स. सो इफ इन द क्वेश्चन द एसेट्स आर गिवन, तो हम इसमें से अपनी प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज माइनस करते हैं. वाई? बिकॉज इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है. सो दैट इज वाई दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ हमारे लिक्विड एसेट्स. तो इसलिए इसकी आइडियल रेशियो होती है 1:1. तो मतलब लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज अगर इक्वल है, 1:1 की रेशियो में है, इट मीन्स द कंपनी इज इन अ बेटर पोजिशन टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस. तो मतलब वो शॉर्ट टर्म उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है. अगर उसके पास जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, इट कैन पे इजिली फ्रॉम इट्स लिक्विड एसेट्स. और इफ आई टॉक अबाउट करंट रेशियो, करंट एसेट्स के, सो लिक्विडिटी रेशियोज यही बताती है जो हमारी करंटली कंपनी की क्या पोजीशन है. सो द फॉर्मूला सेज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इन केस ऑफ करंट रेशियो, एंड इन लिक्विड रेशियो इट्स लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ओके, लेट्स मूव फर्दर. देन वी टॉक्ड अबाउट सॉल्वेंसी रेशियो. सो सॉल्वेंसी रेशियोज क्या कहती है? सॉल्वेंसी रेशियो हमारी कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताती है. ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट अगर कंपनी को जानना है कि हमारे एनालाइज करना है कि लॉन्ग रन में हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है. सो दैट इज द बेस्ट मेजर. सॉल्वेंसी रेशियोज आर बेस्ट मेजर टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंपनी. सो नंबर 1 वी हैव डेट टू इक्विटी. यहाँ पे डेट है, डेट ऑटोमेटिकली इज लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी. इक्विटी का मतलब क्या है कि जो भी शेयर होल्डर्स का फंड है. तो माई फॉर्मूला बिकम्स डेट अपॉन इक्विटी. और ये भी हमारी रेशियो में निकलती है, जैसे कि हमारी लिक्विडिटी रेशियोज निकलती थी 2:1, 1:1, 3:1, 4:4, ऐसी निकलेगी हमारी. एंड
डेट अपॉन इक्विटी इज इट्स फॉर्मूला. डेट मतलब जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, प्रोविजंस हैं, बोरोइंग्स हैं लॉन्ग टर्म, वो सारे हमारी डेट में होगी. एंड इक्विटी इज आर शेयर होल्डर्स फंड, जो भी मैंने शेयर कैपिटल इसमें आएगा, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसका एक और फॉर्मूला भी है. अगर मैं एसेट साइड से लेती हूँ तो जितनी भी हमारी नॉन करेंट एसेट्स हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल इज करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, देन वी हैव माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. तो जितनी भी हमारी इसको माइनस करके प्लस करके जो फॉर्मूला बनता है वो हमारी इक्विटी निकलती है. सो बेसिकली इक्विटी इज शेयर होल्डर्स का फंड, जिसमें अगर क्वेश्चन में सिंपल गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको ऐड करके सीधा आ जाएगा. इफ़ इट्स नॉट गिवन एसेट साइड निकालने के लिए हम नॉन करेंट एसेट्स लेते हैं बहुत सारे, हम लेते हैं माइनस करते हैं प्लस करते हैं वर्किंग कैपिटल, देन वी सब्ट्रैक्ट non-current liabilities and finally we get shareholders fund. ठीक है जी. नेक्स्ट वी हैव टोटल एसेट्स टू डेट. अब इसमें ये भी सेम है. हाँ, मैं एक चीज़ नहीं बताया आपको इसमें, अगर ये रेशो जितनी लो है तो बेटर है. अगर लो आ रही है इट मीन्स द लेंडर्स आर एक्चुअली सिक्योर्ड, तो कंपनी इजीली उनको पे ऑफ कर सकती है. तो लोअर विल बी द बेटर. सो नेक्स्ट वी हैव टोटल एसेट्स टू टोटल एसेट्स में हमारे सारे एसेट्स आएंगे, करेंट, नॉन करेंट, टैंजिबल, इनटैंजिबल, अपॉन डेट. डेट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन्स. सो इसकी आइडियल रेशियो होती है 2:1 की. मतलब हमारे जो डेट है, टोटल एसेट्स है, वो ट्वाइस होने चाहिए डेट के, तभी तो हम पे ऑफ कर पाएंगे डेट को. ऑब्वियसली अगर मेरे टोटल एसेट्स बहुत डबल हैं मेरे डेट के, लेट्स से मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ 3 लाख का और मेरे पास एसेट पड़ा है 1 लाख का, ऑब्वियसली मैं तो कर्जे में चली जाऊंगी इन केस अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाई, तो मेरे एसेट्स भी बिकने के बाद भी मैं उनका लोन नहीं चुका पाऊंगी. सो द आइडियल रेशियो शुड बी 2:1. वाई? इफ़ इन केस 1 लाख के मैं पे ऑफ नहीं कर सकती तो मैं अपने एसेट्स बेच के उनको 1 लाख का अमाउंट पे ऑफ कर सकती हूँ, उसके बाद भी मेरे पास 1 लाख के एसेट्स बचे हुए होंगे. So that's why the ideal ratio is 2:1. So let's move further. We have proprietary ratio. Proprietary ratio is basically owner's ratio. Proprietary कौन होता है? जो proprietor जो owner होता है. तो इसके लिए हमारे पास है equity upon total assets. तो equity same. ये रेशियो बेसिकली परसेंटेज की फॉर्म में निकलती है. इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डेट टू इक्विटी रेशियो, एंड टोटल एसेट्स ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. सो अगर ये बहुत ज़्यादा है इट मीन्स इट इज़ बेटर इन फॉर द केस ऑफ कंपनी. वाई? अगर ज़्यादा होगी कैसे? क्योंकि हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड भी बहुत ज़्यादा है एंड एसेट्स भी ज़्यादा है. ये रेशियो जितनी ज़्यादा है इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी, और आई वुड से द फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी बेटर इफ़ दिस रेशियो कम्स आउट टू बी हायर दैन एक्सपेक्टेड. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट कवरेज. अब इंटरेस्ट कवरेज को हम टाइम्स के उससे निकालते हैं, 2 times, 3 times, 4 times. मतलब इंटरेस्ट कवरेज मीन्स कि इंटरेस्ट इज़ व्हाट, मैंने कोई लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देना है, राइट? तो मेरे पास कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल है उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए, कितनी टाइम्स मेरे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है उसको इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए. तो जितने ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा टाइम्स आ रहा होगा, इट मीन्स द कंपनी इज़ इन अ पोजीशन टू पे द इंटरेस्ट ऑन डेट ईजिली, है ना भाई? ऑब्वियसली. तो इस केस के लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. जो भी मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को पे ऑफ करने के लिए, कितना अवेलेबल है? अगर रेशो बहुत बड़ी है, हायर है रेशो, ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स द कंपनी कैन ईजिली पे आउट इट्स इंटरेस्ट थ्रू इट्स प्रॉफिट्स. ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? अपने प्रॉफिट से ही पे करेंगे, और अगर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है देन द कंपनी कैन ईजिली पे आउट इट्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. तो इस रेशो के अकॉर्डिंग कंपनी कैन एनालाइज दैट वेदर द कंपनी इज एबल टू पे आउट इट्स इंटरेस्ट, कितने टाइम्स वो इंटरेस्ट पे कर सकती है from its profits, and this profit is basically profit before interest and tax. इस profit में अभी तक कोई interest नहीं चार्ज हुआ, कोई tax नहीं चार्ज हुआ. So ये तो रही हमारी solvency ratios and that was liquidity ratio. Let's move on to our next ratio. Let's start with our next ratio, that is activity turnover ratio or activity ratios. तो basically number 1 thing,
इसको हम टाइम्स में निकालते हैं तो हमें टाइम्स से पता चलता है, हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है। इसमें वी हैव नंबर 1 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो मतलब इस रेशो से कंपनी ये पता लगाती है कि हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री है वो कितनी एफिशिएंटली यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल बस स्टॉक पड़ा हुआ है, कितनी एफिशिएंटली हम उसमें से अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो इस रेशो में हम बात करेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। वाई? बिकॉज इन्वेंट्री से ही हम अपना क्या निकालते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास होना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो अगर ये वाली रेशो ज़्यादा है इट मीन्स आर इन्वेंट्री हैज़ बीन एफिशिएंटली यूज इन द कंपनी। तो मतलब हमारी कंपनी की कंडीशन, इन्वेंट्री की कंडीशन बहुत अच्छी है और एफिशिएंटली यूज़ हो रही है और वो हमें एप्रोप्रिएट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स वी गेट इट फ्रॉम आर डेटर्स, राइट, हमें पेमेंट मिलनी है। तो ये रेशो ये बताती है कि कितनी पेमेंट्स हमें टाइमली मिल रही है या कितनी एफिशिएंटली कंपनी के पास उसके अपना अमाउंट जो डेटर्स से आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पता होना क्या ज़रूरी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना हमने पैसा क्रेडिट पे दे रखा है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सेम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ज़्यादा है इट मीन्स, अगर रेशो ये बहुत ज़्यादा है इट मीन्स कंपनी के लिए बेटर है और कंपनी को टाइमली पेमेंट हो रही है अपने ट्रेड रिसीवेबल से। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या होता है, हम पे करते हैं जो भी हमने क्रेडिट परचेज की होती है। तो इस रेशो के लिए हमारे लिए सबसे पहले जानना क्या ज़रूरी है, हमारी कितनी क्रेडिट परचेजेस हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अगर ये रेशो ज़्यादा है इट मीन्स आर पेमेंट्स आर बीइंग डन अर्ली। तो मतलब हम जो भी पे कर रहे हैं अपने क्रेडिटर्स को वो अर्ली पेमेंट जा रही है। तो इसलिए ये रेशो की ज़्यादा अच्छी हाई होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज करेगी। सबसे पहला ट्रिक, अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स की बात करूं तो नीचे सिर्फ एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये याद करना तो बहुत सिंपल है। ऊपर ऑब्वियसली पे कर रही हूँ तो मतलब क्रेडिट परचेज होगा तभी मैं पे कर रही हूँ, तो मेरा आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। और यहाँ पे आ गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो मैंने क्रेडिट पे दिया हुआ है, ठीक है, उनसे मेरे को पैसा मिलने वाला है। सेम ये वाला ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री की जहाँ पे बात हो रही है, ऑब्वियसली इन्वेंट्री से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसकी कॉस्ट लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, जो डे टू डे हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, डे टू डे में हमारे जो एक्टिविटीज़ में जितना भी पैसा करंट एसेट्स और जितना भी पैसा हमारा लग रहा है, तो आई वुड से करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ की इसकी रेशो क्यों निकाली जाती है, ताकि हमें पता चल सके कि कितनी वर्किंग कैपिटल हम एम्प्लॉय कर रहे हैं फॉर आर डे टू डे एक्टिविटीज़, कितना पैसा हम अपनी वर्किंग कैपिटल पे लगा रहे हैं और क्या वो पैसा हमारा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा। तो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जानना ज़रूरी है एंड वर्किंग कैपिटल कितनी लग रही है। तो अगर ज़्यादा है रेशो तो इट मीन्स इट इज़ एफिशिएंट और वर्किंग कैपिटल जितना भी पैसा हमने एम्प्लॉय करा हुआ है वर्किंग कैपिटल में, दैट इज़ एफिशिएंट एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। ठीक है जी, ये हो गई। इसमें यही ट्रिक है कि सब में कि सारी रेशोज में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात हो रही है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्यों आया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री और इन्वेंट्री खर्च करने के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है नेक्स्ट हमारे पास। प्रॉफिट की कंपनी की प्रॉफिट्स बताएगी। अब कंपनी की प्रॉफिट्स बताएगी तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे, हम रिटर्न्स की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताएगी कि हमारी कितनी, ऑब्वियसली हमारा कितना प्रॉफिट, हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, जितनी भी हम कॉस्ट, जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी, वो किससे पता चलेगा, जो हमारे पास रेवेन्यू आया है ऑब्वियसली उसी से ही मैं निकाल पाऊंगी प्रॉफिट। तो इन दो केसेस के लिए वी एक्चुअली आइडेंटिफाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना क्या होता है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते थे, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी परसेंटेज के फॉर्म में निकलती है। ठीक है जी। तो अगर ज़्यादा है इट मीन्स हमारा
कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा है, तो मतलब हायर इज़ बेटर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा आ रही है, इतना इसका मतलब है हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है बट लेस कॉस्ट लग रही है उसको गुड्स सोल्ड करने में। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारा इंटर रिलेटेड है, इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 100 आता है ना, ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, मैंने इन वीडियोस को कुछ डिटेल में भी बताया हुआ है, ये ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इन रेशियोस को मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरी जाके प्लेलिस्ट देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम हियर एंड डू द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब इस केस में ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑब्वियसली रेशियो की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग जो ऑपरेशनल से रिलेटेड है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो भी हमें प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सीधी सी बात। अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनमें एक ट्रिक है, सारी रेशियोज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट निकाल रही हूँ, प्रॉफिट में मैं रेवेन्यू की बात तो करूंगी ही करूंगी, तो सिंपल सी बात, सबके डिनोमिनेटर्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। क्लियर? सो देन वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा मेरा, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। याद रखना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं वो इसमें से माइनस होंगे। हमने माइनस करा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पार्ट नहीं है। ठीक है, माइनस करा हुआ था, तो इस टाइम पे इसको निकालने के लिए मैंने फिर ऐड बैक किया था, वो मेरी जाके वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नेट प्रॉफिट। इसमें हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए, इनटू 100। सब में इनटू 100 आएगा, डोंट फॉरगेट, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन परसेंटेज। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 होना ज़रूरी है। सो लास्ट हमारी एक और रेशियो है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज वी से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं रब करके यहाँ पे लिखती हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आई हैव इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बताता है ओवरऑल हमारे कंपनी की क्या पोजीशन है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्या वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, क्या वो एफिशिएंटली हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इसमें हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड पता है ना, हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो वो वाला प्रॉफिट जो हमने अभी तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ डिविडेंड में, या हमने उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाया हुआ या टैक्स नहीं लगाया हुआ, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों ओनर का भी इंक्लूडेड होता है एंड डेट का भी इंक्लूडेड होता है। सिर्फ इक्विटी में शेयर होल्डर्स का होता है, तभी हम वहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करते थे फॉर्मूला निकालते टाइम पे। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इज ओनर का फंड, दैट इज शेयर होल्ड, शेयर कैपिटल भी आएगा इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और लॉन्ग टर्म लोन्स भी आएंगे, क्योंकि ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। कितनी एम्प्लॉय, कहाँ से हमने कैपिटल एम्प्लॉय करी हुई है, चाहे वो डेट का है, चाहे वो ओनर्स कैपिटल है, या फिर बाहर से बोरो की हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी मेरी जो ट्रिक्स थी समझ आई हो। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th or 12th, do share with me in the comment section. I would love to solve that query. Thank you so much.